भारत का भौतिक भूगोल 2.1-2.53। सामाजिक वानिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। समुदाय बंजर भूमि या परती भूमि का प्रबंधन करते हैं, ईंधन एवं चारे जैसे संसाधनों से लाभ उठाते हैं तथा साथ ही संवहनीय वन प्रबंधन सीखते हैं। इसका एक उदाहरण भारत का संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम है। शहरी वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री। पार्क एवं सड़कों जैसे शहरी क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाने, हवा की गुणवत्ता तथा सौंदर्य में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। घने शहरी जंगलों की मियावाकी पद्धति भारत में लोकप्रिय हो रही है। विस्तार वानिकी, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। यह ग्रामीण समुदायों को वानिकी के लाभों के बारे में शिक्षित करता है तथा पेड़ लगाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसमें संवहनीय कार्य प्रणालियों पर कार्यशालाएं भी शामिल हैं। कृषि वानिकी, एग्रोफॉरेस्ट्री। इसमें एक ही भूमि पर पेड़ों एवं फसलों को साथ साथ उगाया जाता है। नाइट्रोजन निर्धारण के माध्यम से मृदा की उर्वरता में सुधार किया जाता है तथा हवा से सुरक्षा प्रदान की जाती है। उदाहरण, सेजबानिया जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ों का उपयोग करना। लाभ, एडवांटेजेस। पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल। इससे वृक्षों का आवरण बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलती है तथा पर्यावास प्रदान करके जैव विविधता की रक्षा होती है। ये मृदा संरक्षण एवं संवहनीय कृषि में भी सहायता करता है। सामाजिक, सोशल, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करता है, वन उत्पाद प्रदान करता है तथा वन प्रबंधन में भागीदारी के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाता है। आर्थिक, इकोनॉमिक। लकड़ी, फलों एवं शहद तथा औषधीय पौधों जैसे गैर लकड़ी वन उत्पादों NTFP की बिक्री के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए आय सृजित करता है। कृषि वानिकी गतिविधि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक वानिकी से भिन्न है। कृषि वानिकी को सामुदायिक सरकारी भूमि के बजाय निजी भूमि पर बढ़ावा दिया जाता है। यह किसानों को अपने खेतों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो वाणिज्यिक मूल्य, हवा से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा मृदा के कटाव को कम कर सकते हैं। भारत की मृदा, सॉइल्स ऑफ इंडिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मृदा को 8 प्राथमिक प्रकारों में वर्गीकृत करता है। चित्र 12.26। जलोढ़ मृदा, अलूवियल सॉइल। यह सबसे व्यापक मृदा है, जिसके अंतर्गत भारत की भूमि के 40% से अधिक भाग आते हैं। उत्तरी मैदानों एवं तटीय मैदानों में पाई जाती है। प्रकार, भांगर या बांगर, पुरानी कम उपजाऊ तथा खादर, नई अधिक उपजाऊ। पोटाश एवं चूने से भरपूर होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। गन्ना, धान, गेहूं और दालों जैसी फसलों के लिए आदर्श है। काली मृदा, रेगुर, ब्लैक सॉइल, रेगुर। भारत में ये तीसरी सबसे सामान्य मृदा है, जो भारत के डेक्कन ट्रैप से जुड़ी बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने के कारण बनती है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों तथा गोदावरी कृष्णा घाटियों के साथ पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम, पोटाश, लोहा, स्टोन और एल्यूमिना की गुणवत्ता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती है, जो इसे कपास, गन्ना और दालों जैसी वर्षा आधारित फसलों के लिए आदर्श मृदा बनाती है। यह अपनी स्वयं जुताई करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। गर्मियों के दौरान मृदा में नमी कम होने के कारण मृदा में दरारें विकसित हो जाती हैं। ये दरारें मृदा के वातन में मदद करती हैं। लाल एवं पीली मृदा, रेड एंड येलो सॉइल। ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। इसमें लोहे की मात्रा भरपूर होती है, जिसके कारण इस मृदा रंग लाल होता है। मृदा में मौजूद लोहे के हाइड्रेट होने पर यह पीली हो जाती है। लाल मृदा डेक्कन के पठार के कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट के पाइडमोंट क्षेत्र में पाई जाती है। पीली मृदा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। 11.1-2.54। माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल मानचित्र। भारत में मृदा के प्रकार सूची, लेजेंड। फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा, माइनस गहरा हरा रंग। अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, माइनस भूरा रंग। ब्लैक सॉइल, काली मृदा, माइनस काला रंग। रेड और येलो सॉइल, लाल एवं पीली मृदा, माइनस नारंगी रंग। पीटी सॉइल, पीठ मृदा, माइनस गहरा भूरा रंग। आरिड सॉइल, शुष्क मृदा, हल्का नारंगी रंग। लैटराइट सॉइल, लैटराइट मृदा, माइनस लाल रंग। सलीन सॉइल, लवणीय मृदा, माइनस धूसर सलेटी रंग। मैप नॉट टू स्केल चित्र 12.26 मृदा। भारत का भौतिक भूगोल 11.1-2.55। इन मृदा में प्रचुर मात्रा में लोहा होता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। यदि मृदा बारीक हो तो उपजाऊ होती है, जो गेहूं, कपास, दालों और तिलहन जैसी फसलों के लिए सहायक होती है। लैटराइट मृदा, लैटराइट सॉइल।
आर्द्र किनारों पर लाल मृदा खराब उर्वरता वाली अम्लीय मृदा में बदल जाती है। दक्षिणी भारत, पश्चिमी घाट, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश से भरपूर होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा कैल्शियम की मात्रा कम होती है। यह चाय, कॉफी और काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है। शुष्क मृदा, एरिड सॉइल्स, यह रेतीली एवं लवणता युक्त होती है तथा राजस्थान एवं थार के रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें नमी, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, लेकिन फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। इसे सिंचाई के माध्यम से, उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से उत्पादक बनाया जा सकता है। फसलें: बाजरा, चारा, फलियां, ग्वार और सिंचित गेहूं। लवणीय मृदा, उसारा, सालीन सॉइल्स, उसारा, यह उच्च लवणता युक्त सामग्री, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वाली बंजर मृदा है। यह राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। यह नारियल और चारे जैसी लवणता प्रतिरोधी फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त है। पीठ, दलदली मृदा, पीटी, माशी सॉइल्स, यह ओडिशा, सुंदरवन, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे उच्च वर्षा एवं आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है, लेकिन यदि उचित जल निकासी न हो तो ये बंजर हो सकती है। अगर मृदा का उचित प्रबंधन किया जाए तो चावल जैसी फसलें पनप सकती हैं। वन एवं पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, यह हिमालय, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के वनों पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा की विशेषताएं ऊंचाई के अनुसार बदलती रहती हैं। घाटी की मृदा दोमट एवं गाद वाली होती है, जो चावल एवं गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, जबकि ऊपरी ढलानों में मोटी मृदा होती है, जो बागवानी के लिए अच्छी होती है। मृदा क्षरण, सॉइल डिग्रेडेशन, मृदा क्षरण का अर्थ है मृदा की गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य में गिरावट आना, जिससे जीवन को सहारा देने की इसकी क्षमता प्रभावित होती है। यह क्षरण धीरे धीरे होता है तथा इसके ऐसे अनेक कारक हैं जो मृदा की उर्वरता एवं संरचना को क्षति पहुंचाते हैं। मृदा क्षरण के कारण, कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। 1. मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन, हवा एवं पानी ऊपरी मृदा को नष्ट कर देते हैं, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर परत है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से मृदा का क्षरण होता है। अस्थायी कृषि पद्धतियां, अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, खेतों को जोतने तथा उन्हें खाली छोड़ने से मृदा क्षरण का जोखिम बढ़ जाता है। अत्यधिक चराई, ओवरग्रेजिंग, पशुओं के चरने से वनस्पति नष्ट हो जाती है तथा मृदा सघन हो जाती है। 2. रासायनिक क्षरण, केमिकल डिग्रेडेशन, उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का पोषक तत्व, संतुलन और जैव विविधता बाधित होती है। अनुचित उपयोग से लवणीकरण हो सकता है, जहां लवणता के निर्माण से मृदा बंजर हो सकती है। खराब सिंचाई तकनीक भी मृदा की अम्लता को बढ़ा सकती है। 3. भौतिक क्षरण, फिजिकल डिग्रेडेशन, खनन, निर्माण, अत्यधिक सिंचाई और भारी मशीनरी के उपयोग के कारण जल जमाव जैसी गतिविधियां मृदा की संरचना को क्षति पहुंचा सकती हैं तथा इसकी उर्वरता को कम कर सकती हैं। 11.12.56 माजिद हुसैन, भारत एवं विश्व का भूगोल। मृदा के क्षरण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, संवहनीय भूमि प्रबंधन, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, फसल चक्र, कवर क्रॉपिंग और नो-टिल कृषि जैसी प्रथाएं मृदा के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कटाव को रोकने में मदद करती हैं। वनीकरण, पुनर्वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना तथा वनों को बनाए रखना, ये दोनों मृदा को हवा के कटाव से बचाता है और उसमें कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि होती है। टेरेसिंग, कंटूर बंडिंग, टेरेसिंग, कॉन्टूर बंडिंग, ढलानों पर टेरेस बनाने से पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे पहाड़ियों पर कटाव कम होता है। परिरक्षित जुताई, कॉन्जर्वेशन टिलेज, जुताई कम करने से मृदा की नमी एवं कार्बनिक पदार्थों को बनाए रखने में मदद मिलती है। मिश्रित खाद एवं गोबर खाद का उपयोग, कॉम्पोस्टिंग एंड मैन्योर यूज, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से उर्वरता एवं जल प्रतिधारण क्षमता में सुधार होता है। परिशुद्ध कृषि, प्रिसिजन एग्रीकल्चर, प्रौद्योगिकी के माध्यम से पानी एवं उर्वरकों का कुशल उपयोग अपव्यय तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है। भारत में मृदा क्षरण के प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया। कृषि उत्पादकता में कमी, रिड्यूस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऊपरी मृदा के क्षरण से फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। उदाहरण के लिए पंजाब में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की उर्वरता कम हो गई है, जिससे गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। पानी की कमी, वाटर स्कैर्सिटी, खराब मृदा में पानी कम रहता है, जिससे सूखे की स्थिति और बदतर हो जाती है। महाराष्ट्र में मृदा क्षरण ने पानी की कमी को और भी बढ़ा दिया है, जिससे कृषि करना मुश्किल हो गया है। जैव विविधता की हानि,
लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मृदा का क्षरण पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है, जिससे जैव विविधता को हानि पहुंचती है। उदाहरण के लिए, पश्चिमी घाट का संकटग्रस्त ब्लाइंड स्किंग जीवित रहने के लिए स्वस्थ मृदा पर निर्भर है। आजीविका की क्षति, लाइवलीहुड लॉस, मृदा की उर्वरता में गिरावट से किसानों की आजीविका खतरे में आ जाती है। राजस्थान में अत्यधिक चराई एवं वनों की कटाई के कारण चरवाहा समुदाय बेहतर चरागाह भूमि की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर है। मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन, मृदा का क्षरण कम वर्षा के साथ मिलकर राजस्थान एवं गुजरात जैसे क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पब्लिक हेल्थ इश्यूज, खराब मृदा प्रदूषकों को छानने में कम प्रभावी होती है, जिससे दूषित जल स्रोत एवं स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं। खराब भूमि से धूल के तूफान भी श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स इन इंडिया। सूखा, ड्राउट्स, सूखा, शुष्क मौसम की दीर्घावधि होता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखे की स्थिति तब होती है जब कम से कम 22 दिनों तक लगातार 0.25 सेमी से कम वर्षा हो। यद्यपि यह परिभाषा भारत में हर जगह लागू नहीं होती है। मावसिनराम एवं चेरापूंजी जैसी जगहों पर 0.25 मिलीमीटर से कम वर्षा वाला एक सप्ताह भी सूखा माना जा सकता है। भारत में सूखे को प्राय विशेषतः वर्ष 1982, 1998, 2009, 2016-18 आदि जैसे अल नीनो वर्षों के दौरान मानसून की विफलता से जोड़ा जाता है। सूखे के दौरान वनस्पति, फसलें तथा सतही एवं भूमिगत जल आपूर्ति प्रभावित होती है। कृषि सूखा की स्थिति तब होती है जब लगातार 4 सप्ताह तक सामान्य वर्षा का आधा या उससे भी कम वर्षा हो, अथवा खरीफ फसल के मौसम मध्य मई से मध्य अक्टूबर के दौरान 5 सेमी या उससे कम साप्ताहिक वर्षा हो। भारत में लगभग हर 5 साल में एक बार सूखा पड़ता है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में हर 5 साल में 2 बार सूखा पड़ता है। सूखा प्रवण क्षेत्र, ड्रॉट प्रोन एरियाज। राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र, अरिड एंड सेमी और अरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, थार रेगिस्तान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों सहित यह क्षेत्र सूखे से ग्रस्त है। यहाँ 20 से 60%। भारत का भौतिक भूगोल 11.1-2.57 की परिवर्तनशीलता के साथ 15 से 75 सेमी वार्षिक वर्षा होती है। अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्र, अदर ड्राउट और प्रोन एरियाज, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर तथा तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र भी प्रायः सूखे से प्रभावित रहते हैं। मानकीकृत वर्षा सूचकांक। मानकीकृत वर्षा सूचकांक SPI सूखे की निगरानी के लिए एक व्यापक रूप से स्वीकृत तथा महत्वपूर्ण माध्यम है। इस सूचकांक में सूखे की स्थिति के लिए नकारात्मक मान एवं आर्द्र स्थितियों के लिए सकारात्मक मान होते हैं। अधिक गंभीर स्थिति होने पर ये नकारात्मक या सकारात्मक मान बहुत अधिक होते हैं। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने अपने नवीनतम सूखा नियमावली में किसी भी क्षेत्र को सूखा प्रभावित घोषित करने के लिए SPI को एक अनिवार्य संकेतक के रूप में मान्यता प्रदान की है। SPI मानचित्र साप्ताहिक एवं मासिक रूप से तैयार किए जाते हैं ताकि अत्यधिक गंभीर या मध्यम शुष्क या आर्द्र स्थितियों का अनुभव करने वाले या उनमें से निकलने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके। भारत में बाढ़, फ्लडिंग इन इंडिया। बाढ़ प्राकृतिक या मानव प्रेरित ऐसी घटनाएं होती हैं जो पानी की अपनी सामान्य सीमाओं से बाहर निकलने पर घटित होती हैं। इसमें भूमि जलमग्न हो जाती है। यह अत्यधिक वर्षा, नदियों या झीलों के उफान, तटीय तूफान या बांधों के टूटने के कारण आ सकती है। बाढ़ से संपत्ति, आधारभूत संरचनाएं और पारिस्थितिकी तंत्र को काफ़ी क्षति हो सकती है तथा इससे जानमाल की भी क्षति हो सकती है। भारत के अधिकतर भागों में बाढ़ आने की संभावना रहती है। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। असम, ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियां प्रायः उफान पर रहती हैं, जिससे असम के मैदानी क्षेत्रों में व्यापक बाढ़ आती है। हर साल मानसून में आने वाली बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कृषि तथा आधारभूत संरचनाओं को क्षति पहुंचती है। मेघालय, मेघालय, भारी बारिश विशेष रूप से चेरापूंजी एवं मावसिनराम में बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनती है। पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया। बिहार, बिहार राज्य में गंगा, कोसी, गंडक और बागमती जैसी नदियों के उफान के कारण प्रायः बाढ़ आती है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कोलकाता समेत गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में भारी वर्षा तथा नदी के उफान से बाढ़ आती है। सुंदरवन में ज्वारीय बाढ़ का खतरा रहता है। ओडिशा, महानदी नदी एवं उसकी सहायक नदियां विशेष रूप से तटीय एवं डेल्टा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाढ़ का कारण बन सकती हैं। तूफान से आने वाली लहरें इस स्थिति को और बदतर कर देती हैं। उत्तरी भारत, नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश गंगा, घाघरा और राप्ती जैसी नदियों के उफान पर होने के कारण मुख्य रूप से पूर्वी भागों में बाढ़ आती है। बाढ़ के मैदानी क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। हरियाणा एवं पंजाब, हरियाणा एंड पंजाब, यद्यपि यहां बाढ़ कम आती है, लेकिन भारी वर्षा एवं नदी के उफान पर होने के कारण बाढ़ आ सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र और बस्तियां प्रभावित होती हैं। पश्चिमी भारत, वेस्टर्न इंडिया, गुजरात, साबरमती एवं नर्मदा इस राज्य की ऐसी नदी प्रणालियां जो भारी वर्षा के साथ बाढ़ का कारण बन सकती हैं। शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई तथा अन्य तटीय क्षेत्रों के साथ साथ नदी के किनारे के क्षेत्रों में भारी वर्षा एवं अपर्याप्त जल निकासी के कारण बाढ़ आ जाती है। कोंकण तट विशेष रूप से असुरक्षित है। मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, नर्मदा, चंबल और बेतवा जैसी नदियां विशेषतः तीव्र मानसून के दौरान उफान पर आ सकती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। छत्तीसगढ़ महानदी नदी बेसिन में भारी बाढ़ आ सकती है, जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। दक्षिणी भारत, सदर्न इंडिया, केरला, भारी मानसूनी बारिश तथा पेरियार, पंबा एवं भरतपुझा जैसी नदियों के उफान पर आने के कारण राज्य में गंभीर बाढ़ आने का खतरा होता है। वर्ष 2018 की बाढ़ विशेष रूप से विनाशकारी थी।